पटरी पर लौटने की कोशिशों में लगी इकोनॉमी को लगा झटका। दिसंबर में 0.7% से घटकर 2.5% के नीचे पहुंची 8 कोर सेक्टर्स की ग्रोथ। एचएसबीसी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी 3 महीने के निचले स्तर पर। ऑटो कंपनियों के जनवरी बिक्री के आंकड़ों ने भी रिकवरी की उम्मीद को दिया झटका। मारुति की बिक्री बढ़ी, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा टाटा मोटर्स ने किया निराश। हीरो मोटो और बजाज ऑटो की भी बिक्री रुड़की। पेमेंट बैंक के लिए दिग्गजों में लगी होड़। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आरबीआई को दी अर्जी। एसबीआई के साथ जेवी में खोलेगा पेमेंट बैंक। फ्यूचर ग्रुप और आदित्य बिरला नुवो भी लाइन में लगे। निवेशकों का सेंटिमेंट सुधारने के लिए 2 साल और टल सकता है। गार सरकार में लगभग सहमति बनी। 10 फरवरी के बाद लिया जा सकता है फैसला। शेयर बाजार के लिए भारी उतार चढ़ाव भरा रहा आज का दिन। सेंसेक्स करीब 60 अंक गिरा। निफ्टी 8,800 के नीचे बंद, लेकिन मिड कैप शेयर चमके। बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टीम और सोलर पावर जैसे प्रोडक्ट्स का घरेलू उत्पादन सस्ता करने की होगी कोशिश। 9 सेक्टर्स के लिए इन्वर्टेड ड्यूटी में भारी बदलाव कर सकती है सरकार। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। अटके हुए हाईवे प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने के लिए सरकार डाल सकती है पैसा। मंत्रालय ने भेजा कैबिनेट नोट। एक और आवाज एक्सक्लूसिव। और आपके चैनल सीएनबीसी आवाज को ईएनबीए ने किया सम्मानित। संजय पुगलिया को मिला एडिटर इन चीफ ऑफ द ईयर का खिताब। अमेरिका में नमो नमो को बेस्ट हिंदी इंटरनेशनल कवरेज का अवार्ड। नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। आगे बढ़ते हैं, डालते हैं नजर कुछ और बड़ी सुर्खियों पर। I think in the next 15 years, 100,000 crores of FMCG business is not beyond the reach of this company. अगले 15 साल में आईटीसी का एफएमसीजी कारोबार बढ़कर हो सकता है 1 लाख करोड़ का। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में आईटीसी चेयरमैन वाईसी देवेश्वर ने कहा, सालाना 15 से 20% ग्रोथ का है लक्ष्य। बाजार की नजर अब क्रेडिट पॉलिसी पर। आवास के पूल में 90% बैंकर्स ने कहा कल दरों में बदलाव की उम्मीद नहीं। 50% को बजट के बाद दरें घटने की उम्मीद। वित्त मंत्री बजट में पेश कर सकते हैं एलपीजी सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने का रोड मैप। 20 और 30% टैक्स स्लैब वाले करदाताओं को सब्सिडी के दायरे से किया जा सकता है बाहर। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। एनजीओ आवाम ने आम आदमी पार्टी पर लगाया फर्जी कंपनियों से चंदा लेने का आरोप। सफाई में आपने कहा चेक से लिया पैसा, अगर कंपनी फर्जी तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। बीजेपी ने की जांच की मांग। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के विज्ञापन पर मचा बवाल। गोत्र को उपद्रवी कहने पर केजरीवाल ने कहा माफी मांगे बीजेपी, नहीं तो चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत। बीजेपी ने कहा शब्दों को घुमा रही है आप। पटरी पर लौटने की कोशिशों में लगी इकोनॉमी के लिए आज का दिन अच्छा नहीं रहा। सुबह एचएसबीसी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई ने बाजार का मूड बिगाड़ा और शाम होते होते कोर सेक्टर्स के आंकड़े आए जो काफी निराशाजनक रहे। साथ ही ऑटो सेक्टर की जनवरी बिक्री के आंकड़े भी अच्छे नहीं रहे हैं। इन खबरों पर विस्तार से बात करेंगे अब हम, और हमारे साथ हैं एसबीआई के चीफ इकोनॉमिस्ट सौम्यकांति घोष, हमारे सहयोगी हेमंत घई और सोनम मेहता। हेमंत, कोर सेक्टर और एचएसबीसी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई दोनों ही आंकड़े आए हैं, लेकिन दोनों ने निराश किया है। क्या डिटेल्स हैं इनके? यह फरवरी सीरीज में जो आंकड़े आ रहे हैं वो दरअसल अच्छे नहीं आ रहे हैं इकोनॉमी के लिहाज से। आप देखिए एचएसबीसी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का जो नंबर आया वो अनुमान से कम आया। अनुमान था 53.5 का, लेकिन 52.9 का फिगर आया। अच्छी बात यह है कि ये 50 के ऊपर है, और 50 के ऊपर हो तो यही माना जाता है कि दरअसल ग्रोथ हो रही है। लेकिन अगर आप दूसरा आंकड़ा देखिए जो बाजार बंद होने के बाद आया है दिसंबर कोल सेक्टर का, वो दरअसल ज्यादा चिंता में डालने वाला है। आईआईपी में करीब कोर सेक्टर का 38% हिस्सा होता है, और ये जो 8 सेक्टर्स हैं इसमें से अगर आप देखें तो ये 3 बड़े सेक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी, स्टील और कोल, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है। कोल का करीब 4.5% वेटेज होता है इस इंडेक्स में, और वो देखिए 14.5% से घटकर 7.5% रह गया। हम सब जानते हैं कोल की प्रोडक्शन को लेकर जिस तरह से चिंताएं हो रही थी, काफी समय तक हड़ताल बीच में रही थी, और जिस तरह से कोल इंडिया में का जो प्रोडक्शन को लेकर जो रवैया रहा था उसका साफ
आज देखिए जो नंबर आया है इसमें दरअसल दर्शा रहा है वो स्टील प्रोडक्शन को लेकर भी चिंताएं बनी हुई हैं। हालांकि 1.3% से बढ़कर 2.4% रहा है, लेकिन सभी जानते हैं जिस तरह से विदेश से सस्ता स्टील भारत में डंप हो रहा है, ये आंकड़ा भी अभी मुश्किल में है। और कोर इंडेक्स में 6.88% इसका भी वेटेज है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी आप देखिए काफी दबाव में रहा है, 10.2% से ये घटकर 3.7% रहा है और 10% के आसपास का वेटेज है इसका इस इंडेक्स में। तो ये बड़े सेक्टर्स हैं दरअसल जो खराब प्रदर्शन दिखा रहे हैं। और बाकी के 3 सेक्टर्स देखिए जहां पर नेगेटिविटी अभी तक बढ़ी हुई है। फर्टिलाइजर नेगेटिव 1.6%, क्रूड ऑयल नेगेटिव 1.4% और नेचुरल गैस नेगेटिव 3.5%। तो ये तमाम आंकड़े यही दिखा रहे हैं कि अभी भी इकोनॉमी में चिंताएं बरकरार हैं और थोड़ा और समय लगेगा नए ऑर्डर्स आने में, इकोनॉमी को रिवाइव करने में। तो ये 2 आंकड़े हैं दरअसल जो सबसे ज्यादा चिंता में डालने वाले हैं। अब देखना होगा कि आरबीआई का क्या रुख रहता है। कल की पॉलिसी में हालांकि मान रहे हैं सब लोग कि ब्याज दरें और नहीं घटेंगी, लेकिन ये आंकड़े जरूर मदद करेंगे। अपेक्षाएं जरूर एक बार फिर से बाजार की होंगी कि इन आंकड़ों के बाद शायद गवर्नर साहब कुछ करें। बिल्कुल, काफी डिसअपॉइंटिंग डेटा रहा है कोर सेक्टर का, लेकिन इन आंकड़ों के एनालिसिस करते हैं अब एसबीआई के चीफ इकोनॉमिस्ट सौम्यकांति घोष के साथ। आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। जिस तरह से कोर सेक्टर के आंकड़े आए हैं, आप इनको कैसे देखते हैं? क्या आपको भी लगता है डिसअपॉइंटिंग डेटा है? देखिए, कोर सेक्टर्स का जो नंबर्स आज आए हैं उसमें इट इज क्लियर कि जो मोमेंटम था दैट हैज बीन डिक्लाइनिंग। अक्टूबर नवंबर में काफी अच्छे नंबर आए थे, लेकिन दिसंबर का नंबर थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। और थोड़ा सा जो चिंता का बात है कि जो 3 सेक्टर सबसे अच्छा कर रहे थे, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड कोल, उसमें सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का जो ग्रोथ रेट है उसमें काफी अच्छा भारी गिरावट आया है। कोल सेक्टर में ग्रोथ में भी डिक्लाइन है, लेकिन इज जस्ट होल्डिंग अप। तो ओवरऑल थोड़ा सा मोमेंटम में डिक्लाइन हुआ और देखते हैं कि आगे चलते ये ग्रोथ कैसे होते हैं। सौम्यकांति, आज एचएसबीसी के जो मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े हैं वो भी कमजोर रहे हैं, तो क्या ग्रोथ को लेकर चिंता की बात है? इन आंकड़ों के मद्देनजर आरबीआई अब कल की पॉलिसी मीटिंग में क्या कोई कदम उठा सकती है? देखिए, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, आपने जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का बात किया, ये हमारा जो मंथली एसबीआई कंपोजिट इंडेक्स निकलता है दिसंबर 2014 दैट वाज एट अ 3 मंथ हाई, मंथ ऑन मंथ, एंड जनवरी में दैट इज एट अ 3 मंथ लो। उसका मतलब है कि दिसंबर और जनवरी में हमको तो आईआईपी ग्रोथ मिल जाएंगे जो पॉजिटिव होगा, लेकिन जो मोमेंटम है मंथ ऑन मोमेंट में क्लियरली डिक्लाइन हम देख रहे हैं। तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्सर्न। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अच्छा हो सकता है क्योंकि उसमें बेस इफेक्ट इन्वॉल्व, लेकिन डिक्लाइनिंग मोमेंटम हम देख रहे हैं। इसके चलते मुझे लगता है कि सीपीआई का जो नंबर्स आएंगे फरवरी 12 में, वो नंबर भी इट विल बी स्टिल हम लोग का एस्टिमेट है कि वो नंबर अच्छा रहेंगे और आरबीआई का जो एस्टिमेट है उससे भी नीचे आ सकते हैं। तो ये सारे चीज देखते हुए मुझे लगता है कि जो अगले रेट कट जो है वो शायद कल ना हो, लेकिन बहुत जल्दी होने वाला है। और आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर बजट का पहले भी ये रेट कट हो जाए फरवरी 12 सीपीआई नंबर आने के बाद। बिल्कुल, लेकिन इन सब के अलावा कोर सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़ों के अलावा ऑटो सेक्टर के बिक्री के आंकड़े भी आज आए हैं जो कि डिसअपॉइंटिंग ही रहे हैं। बात करते हैं अब सोनम से। सोनम, बताएं किस तरह का आंकड़ा आया है ऑटो सेक्टर की बिक्री का? जनवरी महीना क्लियरली कमजोर रहा है इन सारे ऑटो कंपनीज के लिए। डिमांड में कोई भी पिकअप नहीं आया है। एक्साइज ड्यूटी हाइक के कारण डोमेस्टिक बिक्री में दबाव बना है। वही एक्सपोर्ट मार्केट जहां से अब तक ग्रोथ आ रहा था, अब वहां पे भी इनका सारे कंपनियों को दिक्कतें हो रही है। 4 व्हीलर स्पेस में महिंद्रा ने फिर से बेहद ही कमजोर आंकड़े घोषित किए हैं। दोनों ऑटो और ट्रैक्टर सेगमेंट्स बुरी तरह पिट गए हैं। ऑटो बिक्री में 6% की गिरावट आई है, वही ट्रैक्टर बिक्री में भारी 26% की गिरावट आई है। टाटा मोटर्स ने उम्मीद से कमजोर आंकड़े घोषित किए हैं, जहां पर कंपनी की कुल बिक्री में सिर्फ 5% की बढ़ोतरी हुई है। कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री बेहद ही फ्लैट रही, जहां पे एमएचसीवी सेगमेंट ने जरूर परफॉर्म किया, लेकिन एलसीवी सेगमेंट में कोई भी रिकवरी नहीं आई है। लेकिन हाँ, कंपनी का पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में एक अच्छा परफॉर्मेंस कंटिन्यू जरूर हुआ है। 4 व्हीलर स्पेस में सिर्फ एक मारुति सुजुकी है जिसने मजबूत आंकड़े घोषित किए, जिसकी कुल बिक्री में 14% की बढ़ोतरी हुई है और एक्सपोर्ट्स में एक जबरदस्त जंप आया है 90% का। वही 2 व्हीलर स्पेस की तो हालत बेहद ही खराब है, जहां पे बजाज ऑटो को डोमेस्टिक मार्केट में तो दिक्कतें हो रही
ही रही थी। साथ ही एक्सपोर्ट्स मार्केट में भी अब कंपनियों को दिक्कतें हो रही हैं, जहां नाइजीरिया, इजिप्ट, श्रीलंका के एक्सपोर्ट मार्केट में दबाव बना है। कंपनी की कुल बिक्री में 9% की गिरावट आई है, डोमेस्टिक बिक्री में 19% की गिरावट। वही कंपनी का एक्सपोर्ट्स जो बहुत ही स्ट्रांग माना जाता था, वहां पर सिर्फ 4% की साल दर साल बढ़ोतरी हुई है। और सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट इस बार रहा टीवीएस मोटर्स, जहां पर कंपनी अब तक आउट परफॉर्म कर रही थी, लेकिन इस बार कंपनी ने कमजोर आंकड़े घोषित किए हैं। सबसे बड़ा मार कंपनी के एक्सपोर्ट सेगमेंट को पड़ा है। कुल बिक्री में सिर्फ 1% की बढ़ोतरी हुई है, एक्सपोर्ट्स में 13% की गिरावट आई है। तो इस बार 4 व्हीलर्स का प्रदर्शन खराब रहा। सिर्फ मारुति ने परफॉर्म किया है, लेकिन 2 व्हीलर्स का हाल तो बेहद ही खराब है। एक क्लियर डिसअपॉइंटमेंट है। जी, शुक्रिया सोनम आपका, सौम्यकांति आपका भी, और साथ में यहाँ पर हेमंत आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये सारी बातें शेयर करने के लिए। इधर इतने खराब आंकड़ों के बीच बाजार को राहत देने वाली भी एक खबर आई है। सूत्रों के मुताबिक निवेशकों का सबसे बड़ा डर गार यानी जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स 2 साल के लिए टल सकता है। सरकार निवेशकों के सेंटिमेंट सुधारने के लिए गार को टालने के मूड में है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सरकार बजट में गार से जुड़े ऐलान कर सकती है। गार को अप्रैल 2015 से लागू होना है। यूपीए सरकार ने 2011-12 में टैक्स चोरी करने के लिए गार लागू करने का फैसला किया था, जिसके चलते विदेशी निवेशकों के सेंटिमेंट काफी बिगड़े थे। जानकारों के मुताबिक अगर गार के 2 साल के लिए टलता है तो बहुत अच्छा रहेगा। टैक्स एक्सपर्ट टीपी ओसवाल ने इसके साथ ही गार के नियमों में भी बदलाव की मांग की है। नहीं, डेफिनेटली एक बहुत बड़ी राहत की न्यूज है यदि गार 2 साल डिफर किया। लास्ट टाइम भी हमने आपके टीवी चैनल के माध्यम से सरकार को ये सुझाव दिया ही था कि हो सके तो गार 2017 से लागू करिए, 1/1/2017 या 1 अप्रैल 2017 से। सिंपल उसका कारण ये है, देखिए G20 के इनिशिएटिव में, जिसमें इंडिया बहुत बड़ा भाग ले रहा है, एंटी अवॉइडेंस प्रोविजंस वर्ल्ड में लागू होने की एक कोशिश G20 की है। उसमें इंडिया ने जबरदस्त पार्टिसिपेशन किया है OECD के फोरम पे, और अभी एक ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। वर्ल्ड की आपस में हर कंट्री एक दूसरे को एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करेगा। जो भी पेमेंट इस कंट्री से जाएगा दूसरे कंट्री में, तब गवर्नमेंट के पास कुछ मैकेनिज्म होगा। और शेयर बाजार में दिन भर रहा उतार चढ़ाव का माहौल, किन शेयरों ने मचाई हलचल, बताएंगे ब्रेक के बाद। और कल क्रेडिट पॉलिसी में क्या करेंगे रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन, देखिए आवाज का बैंकर्स पोल आगे। कंज्यूमर्स की आवाज, इन्वेस्टर्स की आवाज, पॉलिसी मेकर्स की आवाज, इंडस्ट्री लीडर्स की आवाज। 10 साल से इन सब की आवाज रहा है बिजनेस न्यूज का लीडर CNBC आवाज, और इस आवाज को हमेशा बुलंद किया है बिजनेस के साथ साथ पॉलिटिक्स की खबरों पर मजबूत पकड़ रखने वाले CNBC आवाज संपादक संजय पुगलिया ने। खबरों की परख और फिर सटीक एनालिसिस की काबिलियत के दम पर संजय पुगलिया चुने गए हैं एडिटर इन चीफ ऑफ द ईयर। उन्हें इस सम्मान से नवाजा है ENBA यानी एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड ने। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका गए तो वहां की हलचल को सबसे भरोसेमंद तरीके से संजय पुगलिया ने ही आप तक पहुंचाया। अमेरिका में नमो नमो को मिला है बेस्ट इंटरनेशनल कवरेज का अवार्ड। ये अवार्ड्स दिखाते हैं कि खबर के नाम पर शोरगुल नहीं, बल्कि सम्मान उसे मिलता है जिसके अंदाज में होता है दम और आवाज में भरोसा। कल आने वाली क्रेडिट पॉलिसी में क्या दरें कम होंगी? आरबीआई गवर्नर क्या एक बार फिर कंज्यूमर और इंडस्ट्री को तोहफा देंगे? इस सवाल पर सबकी नजर है, लेकिन ज्यादातर जानकारों का मानना है कि कल दरों में कटौती की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को निराशा ही हाथ लगेगी। इसी पर और डिटेल्स लेकर हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी हमारे साथ अब जुड़ रही हैं। पूजा, ये बताएं कि यहाँ पर CNBC आवाज का बैंकर्स पोल कल की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में क्या कह रहा है?
जी 90% लोग ये मान के चल रहे हैं कि इस बार कोई बदलाव नहीं होगा, अनचेंज ही रहेगा रेट कट में। इस बार रघुराम राजन कोई बदलाव नहीं करेंगे। हमारा अनुमान है, काफी सारे जानकार ये मान के चल रहे हैं कि जो आरबीआई की पॉलिसी आएगी उसमें जो टोन होगी रघुराम राजन की वो काफी डविश हो सकती है। हमने बैंकर्स पोल कराया था जिसमें कि ये पहला सवाल हमने यही पूछा था कि कल आने वाली पॉलिसी में उनका क्या अनुमान है, रघुराम राजन किस तरह का निर्णय लेते हुए दिखाई देंगे। तो 90% लोग यही कहते हैं कि अनचेंज रहेगा। वहीं 10% लोगों का ये भी मानना है कि रघुराम राजन का सरप्राइज दे सकते हैं और 25 बेसिस पॉइंट की यहाँ पर कटौती हमें देखने को मिल सकती है। दूसरा सवाल ये था कि अगला रेट एक्शन कब देखने को मिलेगा, तो करीब 50% लोगों का यही मानना था कि मार्च की शुरुआत में ही यानी बजट के बाद ही अगला रेट कट देखने को मिल सकता है। तीसरा सवाल हमारा रेपो रेट को लेकर था कि 2015 में रेपो रेट का क्या अनुमान है, तो करीब 55% लोगों का ये मानना है कि 75 बेसिस पॉइंट की यहाँ पर कटौती देखने को मिल सकती है। वही अगला सवाल ये था कि FY14 के लिए आरबीआई का सीपीआई फोरकास्ट क्या रहने की उम्मीद है, तो करीब 45% लोगों का यही मानना था कि 5.6 से 5.9% के आसपास का आरबीआई फोरकास्ट कर सकती है सीपीआई को लेकर। और जीडीपी फोरकास्ट के लिए करीब 90% लोगों का ये मानना था कि 5.5 पर ये अनचेंज ही रहेगी। तो इस तरह की कुछ हमने जो पोल कराए थे तो इस तरह के जवाब निकलते हुए आए हैं। तो काफी सारे जानकारों का यही मानना है कि कल स्टेटस को ही मेंटेन रहेगा। जी शुक्रिया। आरबीआई की बैठक से पहले बाजार उतार चढ़ाव के बाद मिले जुले रुझान के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स निफ्टी 0.25% तक की गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि छोटे मजदूर शेयरों में खरीदारी देखी गई। हालांकि बाजार को सहारा मिड कैप शेयरों ने दिया तो वहीं एफएमसीजी शेयरों की सबसे ज्यादा पिटाई हुई। फार्मा शेयरों की सेहत भी बिगड़ी थी। डॉक्टर रेड्डीज और ल्यूपिन जैसे दिग्गज गिरकर बंद हुए हैं। मेटल शेयरों की चमक भी फीकी नजर आई और जेएसपीएल, सेसा, स्टरलाइट लुढ़क कर बंद हुए। ऑयल एंड गैस और सीमेंट शेयरों में भी आज कमजोरी रही। सड़क परिवहन मंत्रालय सालों से अटके पड़े हाईवे प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से फंड उपलब्ध कराने और 2009 से पहले अवार्ड हुए प्रोजेक्ट में फंसी पूंजी को निकालने की डेवलपर्स को इजाजत दे सकती है। सालों से अधूरे पड़े हाईवे प्रोजेक्ट के डेवलपर्स को सरकार जल्द ही राहत दे सकती है। सड़क परिवहन मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय ने कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा है कि अधूरे हाईवे प्रोजेक्ट में सरकार अपना पैसा लगाकर उन्हें पूरा करेगी। हालांकि इसके लिए शर्त ये होगी कि प्रोजेक्ट पूरा होने पर सबसे पहले सरकार टोल कलेक्शन के जरिए अपना पैसा वसूल करेगी। इसके बाद ही डेवलपर्स को अपना पैसा मिल पाएगा। साथ ही सरकार इन प्रोजेक्ट में डेवलपर्स को अपनी पूंजी निकालने का भी रास्ता साफ करने का मन बना रही है। ये प्रोजेक्ट 2009 से पहले अवार्ड किए गए प्रोजेक्ट होंगे। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही करीब 125 से ज्यादा अटके प्रोजेक्ट को पूरा करने का रास्ता साफ हो जाएगा। पूंजी की कमी और लोन में मुश्किल किसी भी नए हाईवे प्रोजेक्ट के लिए स्पीड ब्रेकर साबित हो रही है। मौजूदा कानून के मुताबिक 2009 से पहले अवार्ड हुए प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर को अपनी 51% पूंजी कंस्ट्रक्शन तक लॉक इन रखनी होती है, जबकि पूरे कंसेशन पीरियड तक उसे अपनी 26% पूंजी लॉक इन रखनी होती है। ऐसे में अगर सरकार ये फैसला लेती है तो जाहिर सी बात है नए हाईवे प्रोजेक्ट्स को रफ्तार मिल सकती है। हालांकि लंबे समय से अटके करीब 31 हाईवे प्रोजेक्ट को मंत्रालय रद्द कर चुका है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इन प्रोजेक्ट को अब सरकार डेवलपर्स से 1% की पेनल्टी वसूल कर दोबारा से बिड मंगाएगी। फिलहाल अटके प्रोजेक्ट 13 से 45 महीने तक लेट चल रहे हैं। इसमें दिल्ली जयपुर, पानीपत जालंधर, मुजफ्फरनगर हरिद्वार, हरिद्वार देहरादून, श्रीनगर बनिहाल, इंदौर गुजरात बॉर्डर, जोरहाट शिलोंग, ग्वालियर झांसी जैसे कई अहम हाईवे प्रोजेक्ट हैं। फिलहाल 2014-15 के लिए सरकार ने साल भर में 8,500 किलोमीटर नई सड़क बनाने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में सरकार को ये लक्ष्य हासिल करने के लिए ऐसे बड़े फैसले लेने ही होंगे। अतुल मिश्रा, दिल्ली। पेमेंट बैंक खोलने के लिए रिलायंस समेत कई दिग्गजों ने दी अर्जी। आखिर क्यों लगी है पेमेंट बैंक के लिए होड़, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। पेमेंट बैंक के लिए अर्जी देने का आज आखिरी दिन था और कंपनियों में इसे लेकर काफी दिलचस्पी भी देखने को मिली। दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पेमेंट बैंक के लिए रिजर्व बैंक में अर्जी दे दी है। फ्यूचर ग्रुप और आदित्य बिरला वो भी पेमेंट बैंक खोलना चाहते हैं। इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं संवाददाता कविता कृष्णन। कविता, जिन कंपनियों ने पेमेंट बैंक की अर्जी दी है उसे लेकर क्या डिटेल्स है?
जी जैसे आपने कहा कि पेमेंट बैंक की अर्जी देने के लिए आज आखिरी दिन है और बड़े बड़े कंपनियां जो है आरबीआई के सामने लाइन लगा रही है, मानो हर कोई पेमेंट बैंक खोलना चाहता है। अब तक हमें जो खबर मिली है उसके मुताबिक आरआईएल, आदित्य बिरला ग्रुप, भारती एयरटेल, फ्यूचर ग्रुप, सब बड़े बड़े कंपनियों के नाम सामने आए हैं अर्जदारों में। आरआईएल ने जो है देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ हाथ मिलाया है पेमेंट बैंक खोलने के लिए, और ये जो जॉइंट वेंचर बनेगा उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 30% हिस्सेदारी रहेगी। इसी तरह आदित्य बिरला नूवो जो है अपनी आदित्य बिरला ग्रुप की जो टेलीकॉम कंपनी आइडिया सेल्यूलर, उसमें उनका सबसे बड़ा हिस्सेदारी है और इसी के थ्रू वो पेमेंट बैंक खोलना चाहते हैं। पेमेंट बैंक में आदित्य बिरला नूवो का 51% हिस्सेदारी रहेगा, जबकि आइडिया सेल्यूलर का 49% हिस्सेदारी होगा। फ्यूचर ग्रुप ने एक नई कंपनी बनाई है, न्यू फ्यूचर पेमेंट्स बैंक, और इसी के जरिए वो अब बैंकिंग के कारोबार में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। 168 शहरों में इनका प्रेजेंस है और इसी को वो लेवरेज करना चाहते हैं पेमेंट बैंक के जरिए। और पिछले हफ्ते ही जो है कोटक महिंद्रा बैंक ने भी भारती एयरटेल के साथ पेमेंट बैंक बनाने के लिए अर्जी दी थी। अब अगर लाइसेंस मिलता है तो कोटक महिंद्रा बैंक एयरटेल एम कॉमर्स में 19.9% का स्टेक ले सकता है। तो जैसे आपने देखा बड़े से बड़े कंपनी और खासकर रिटेल और टेलीकॉम जगत के जो बड़े कंपनियां हैं वो पेमेंट बैंक खोलने के लिए सामने आ रहे हैं। शुक्रिया कविता इन तमाम डिटेल्स के लिए। रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबरों की ओर। फ्यूचर ग्रुप के सीईओ किशोर बयानी का कहना है कि पेमेंट बैंक लाइसेंस के लिए कंपनी ने बहुत सोच समझकर फैसला किया है और उनका कहना है कि पेमेंट बैंक का बाजार बहुत बड़ा है। The need for a payment bank or a technology solution by creating a kind of a debit card bank. How can one card become a bank? How can you deposit money? How can you withdraw money? How can that? Maybe it's a mobile application. It can be used as giving some credit also based on the credit history, money transfers. So we have detailed out what is the business plan for this, and it's coming out to be huge. वित्त मंत्री बजट में एलपीजी सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने का रोड मैप पेश कर सकते हैं। 20 और 30% टैक्स स्लैब वाले करदाताओं को सब्सिडी के दायरे से बाहर किया जा सकता है। ये एक्सक्लूसिव खबर लेकर आई है सीएनबीसी टीवी 18 की नियंतारा राय। नियंतारा, क्या और डिटेल है आपके पास? हमें सूत्रों से ये पता लगा है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली जब बजट अनाउंस करेंगे 28 फरवरी को, वो शायद उस दिन एलपीजी सब्सिडी को रैशनलाइज करेंगे। उन्होंने इस मामले में जब पहले चर्चा की है, उन्होंने बोला है कि जो अनडिजर्विंग लोग हैं उनको एलपीजी सब्सिडी नहीं मिलना चाहिए। तो अब ये प्रश्न है कि क्या कौन लोग अनडिजर्विंग होंगे। सूत्रों के अनुसार जो इनकम टैक्स पेयर 30% स्लैब में है उनको एलपीजी सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। यही है वित्त मंत्रालय की सोच। ये भी हो सकता है कि जो लोग 20% स्लैब में हैं उनको भी शायद एलपीजी सब्सिडी नहीं मिलेगी 1 अप्रैल के बाद। हमने ऑलरेडी देख लिया है कि गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की है कि एलपीजी सब्सिडी बैंक अकाउंट के साथ लिंक किया जाए। इसके लिए एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम को भी रोल आउट कर चुकी है गवर्नमेंट। तो अब ये देखना होगा कि बजट के बाद किन लोगों को ये एलपीजी सब्सिडी मिलेगा या नहीं मिलेगा। सूत्रों के अनुसार 1 अप्रैल के बाद जो लोग 30% पर्सनल इनकम टैक्स पे करते हैं और जो 20% स्लैब में उनको नहीं मिलेगा। शुक्रिया। और आम आदमी पार्टी के पुराने साथियों ने पार्टी पर लगाया फर्जी कंपनियों से चंदा लेने का आरोप। केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर को लेकर दिल्ली में चढ़ा सियासी पारा। दिल्ली चुनाव की खबरें देखिए इस ब्रेक के बाद। जैसे जैसे दिल्ली के चुनाव करीब आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों के बीच गर्मी बढ़ती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप के बीच आज कैसा रहा दिल्ली का दिन, आइए देखते हैं। दिल्ली में जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, आम आदमी पार्टी की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा पूर्व कार्यकर्ता भी आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। आपके पूर्व कार्यकर्ताओं के संगठन आप वॉलंटियर एक्शन मंच ने पार्टी को बोगस कंपनियों से चंदा लेने और टैक्स बचाने के लिए खाते में फर्जी एंट्री डालने का आरोप लगाया है।
आवाम का दावा है कि आपको 4 कंपनियों से एक ही दिन में 50-50 लाख रुपए का चंदा मिला है, लेकिन इन कंपनियों का कोई अता पता नहीं है। आपकी वेबसाइट पे ही जाके उनका डाटा चेक कर रहा था तो मुझे पता चला 50-50 लाख की 4 ऐसी डोनेशंस हैं जो बोगस कंपनीज ने दी हैं। उन बोगस कंपनीज का नाम है स्काईलाइन मेटल एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, गोल्ड माइन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, इन्फोलांस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड, सनविजन एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड। आम आदमी पार्टी ने इस आरोप के जवाब में कहा कि पार्टी किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार है। हमारे सारे के सारे डोनेशंस वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। अगर कुछ भी गलती है तो सरकार के पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो हम पर केस करें या जिस कंपनी ने गलती की उसके ऊपर जाके करें। हमने कुछ भी छुपाया हुआ नहीं है। बीजेपी ने इस मामले को लेकर सीधा आम आदमी पार्टी पर हमला किया है। बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि ये एक गंभीर विषय है और इसकी पूरी जांच भी होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी जो अपने झूठे नकाब में रहती है और जनता को बेवकूफ बनाती है कि वो बड़े पारदर्शिता से चुनावी फंड लेते हैं, कुछ उसके खुलासे जो अभी टीवी पे हमने देखे उससे हमें बड़ी चिंता है और इसमें इलेक्शन कमीशन ने भी इस पे गंभीरता से देखना चाहिए और जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सरकार की इस काम में लगी हैं उनको भी इसके ऊपर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से ये तो सामने है। आवाम जो उन्हीं के लोग थे जिन्होंने इस को किया है। मुझे इसकी बहुत अभी शायद टेलीविजन न्यूज में कुछ चल रहा है कि जिस प्रकार की फंडिंग उन्होंने की है, एक ही समय रात के 12 बजे 4 कंपनियों को शायद 50 लाख के आसपास का कुछ फंड ट्रांसफर हुआ है। मुझे एक बार उसकी डिटेलिंग को देखना है, लेकिन जिस तरह की फंडिंग पर सवाल लगातार उनके उठते रहे हैं, इसका जवाब, इन कंपनियों का जवाब निश्चित रूप से आम आदमी को देना पड़ेगा। इधर कांग्रेस ने भी अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल बढ़ा दी है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रही कांग्रेस की किरण वालिया ने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करके कहा कि केजरीवाल दिल्ली के रहने वाले नहीं है, इसलिए वो यहां से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी किया है। आपका कहना है कि पार्टी 4 फरवरी को कोर्ट में नोटिस का जवाब दे देगी। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ अपने विज्ञापन की तीसरी किश्त जारी की है। इस विज्ञापन में केजरीवाल के 26 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर चुटकी ली गई है। विज्ञापन में बीजेपी ने केजरीवाल के गोत्र पर निशाना साधा है, जिसको लेकर केजरीवाल ने बीजेपी से माफी मांगने को कहा। उसके बाद बीजेपी की ओर से कहा गया है कि उन्होंने केजरीवाल के गोत्र पर निशाना नहीं साधा था, बल्कि केजरीवाल जैसे उपद्रवी मानसिकता वाले लोगों पर व्यंग्य किया था। कांग्रेस ने भी बीजेपी के आप के खिलाफ विज्ञापन पर हमला बोला है। तो वहीं बीजेपी के हमले पर अरविंद केजरीवाल ने अफसोस जताया है और कहा कि बीजेपी ने सारी हदें तोड़ दी हैं। उन्होंने लिखा है कि मैं उपद्रवी गोत्र से हूं। भाजपा की लड़ाई मुझसे हो सकती है, उन्हें जो कहना मेरे बारे में कहे। वो पूरे अग्रवाल समाज को उपद्रवी कैसे कह सकते हैं? ये तो बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी को पूरे अग्रवाल समाज से माफी मांगनी चाहिए। इस पूरे विवाद को बीजेपी ने निराधार बताया है। बीजेपी का कहना है कि पार्टी के विज्ञापन पर जानबूझकर अरविंद केजरीवाल बवाल मचा रहे हैं। We have complained to the Honorable Election Commission. They have read the entire advertisement in its entirety. They have understood how it has sought to be blown out of context, and we have appealed to the Honorable Election Commission to take immediate action on this type of deplorable behavior. इस मामले पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि जाति और गोत्र पर हमला करना बीजेपी की पुरानी आदत है। राजनीतिक प्रतिद्वंद एक होता है, चुनाव एक चीज होती है, गणतांत्रिक संसदीय या एमएलए चुनाव एक चीज होती है, लेकिन इस प्रकार से सीधे रूप से गोत्र, कास्ट, कम्युनिटी, शहर के आधार पर गाली गलौज पे उतर आना, ये सिर्फ एक विशेष पहचान है बीजेपी की। और बजट में घरेलू उत्पादन सस्ता करने के लिए क्या कर सकती है सरकार? साथ ही बजट से क्या है इंडस्ट्री की उम्मीदें, देखिए खास बातचीत आदि गोदरेज और वाईसी देवेश्वर के साथ इस पे की बात।
अब बात बजट पर। सीएनबीसी आवाज की खास कवरेज की हमारी ये कोशिश है कि बजट से पहले हम उन तमाम स्टेक होल्डर से बात करें जिनका बजट से सीधा सरोकार है। इंडस्ट्री की वित्त मंत्री से क्या उम्मीदें हैं, इस बारे में हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी और हमारे सहयोगी हर्षिता सावंत ने बात की गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन अदिति गोदरेज से। हम कह रहे हैं यह है मेक इन इंडिया बजट मोदी सरकार के लिए एक बहुत ही बड़ा और फ्लैगशिप प्रोग्राम। आपके लिहाज से वो कौन सी बड़ी चीजें करनी है अगर वाकई में इस मेक इन इंडिया के सपने को सक्सेस बनाना है सरकार ने? सबसे बड़ी बात है कि अब गवर्नमेंट को काफी फायदा रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर का जॉब काफी इजी हो गया है क्योंकि ग्लोबल कमोडिटीज प्राइसेस नीचे आ गए हैं। इससे फिस्कल डेफिसिट कंटेन करने का प्रॉब्लम बहुत कम हो गया है। जो सब्सिडीज रहेगी वो कम हो जाएगी। ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस बहुत कम हो गए, केवल क्रूड ऑयल के नहीं लेकिन दूसरे भी कमोडिटीज के, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल्स, कोल, आयरन ऑर। मैं समझता हूं कि इससे गवर्नमेंट काफी इंसेंटिव दे सकेगी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स जो अब है लगभग 20%, वो होने से कई कंपनियों को जो इंसेंटिव दिए जाते हैं वो पूरे मिल नहीं सकते हैं क्योंकि मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स आ जाता है। तो मैं समझता हूं कि मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स कम कर देना चाहिए लगभग 10% तक, और उससे इंसेंटिव्स कंपनीज को मिल सके और ये इंसेंटिव्स के कारण वो ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट कर सके। दूसरे भी सब कई इंडस्ट्रीज में इंसेंटिव देने चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इससे जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ सकता है और अल्टीमेटली गवर्नमेंट के रेवेन्यूज भी बढ़ सकते हैं। तो मैट में थोड़ी सी कंसेशन देने की जरूरत है। लेकिन एक और बात जो गोदरेज साहब काफी लंबे समय से चल रही है, जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, इसके बारे में बजट में आप क्या सुनना चाहेंगे? बजट में तो कुछ नहीं हो सकता है जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, केवल अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा है कि ये बजट सेशन में इंट्रोड्यूस करेंगे, तो मैं आशा रखता हूं कि ये पास हो जाए ये बजट सेशन में, और फिर जो स्टेट्स का परमिशन लेने पड़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए वो लेना होगा। तो मैं समझता हूं कि जीएसटी 1 अप्रैल 2016 से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और इस इम्प्लीमेंटेशन से अदर थिंग्स बीइंग इक्वल जीडीपी ग्रोथ 2% बढ़ सकता है। इससे बहुत फायदा होगा इकोनॉमी को, बहुत फायदा होगा मैन्युफैक्चरिंग को और एक्सपोर्ट्स को भी। और अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाती है उससे भी बेनिफिट मिलेगा? काफी बेनिफिट मिलेगा दो तरह के। पहले तो इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो जरूर इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कम रहेगा। पर दूसरा बड़ा फायदा रहेगा कि जो इंडस्ट्रीज में कंजम्पशन फाइनेंस करते हैं कंज्यूमर्स, जैसे कि रेजिडेंशियल हाउसिंग, ऑटोज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, उसका डिमांड काफी बढ़ सकता है और इससे जीडीपी ग्रोथ पे बहुत फायदा रह सकता है। मैं आशा रखता हूं कि आरबीआई गवर्नर कल की जो पॉलिसी आएगी उसमें और भी 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट घटने का डिसीजन लेंगे। अगले 15 सालों में एफएमसीजी कंपनी आईटीसी का कारोबार बढ़कर 1 लाख करोड़ हो जाएगा, ये कहना है कंपनी के चेयरमैन वाईसी देवेश्वर का। उनके मुताबिक कंपनी तेज रफ्तार दिखाने के लिए तैयार है। उन्होंने ये बात सीएनबीसी टीवी 18 की मैनेजिंग एडिटर शिरीन भान के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कही। We are into our next phase of strategy. Our first phase was, of course, to do product development and get consumer franchise. But now we are laying out an infrastructure
for logistics and manufacture, for delivery, for lowest cost delivery to the consumer, which over a period of time, once gets implemented, I think it would be irresistible, this business. So I think in the next 15 years, 100,000 crores of FMCG business is not beyond the reach of this company. इस महीने पेश होने वाले बजट में इलेक्ट्रॉनिक, स्टील और सोलर पावर समेत कई सेक्टर्स के प्रोडक्ट का घरेलू उत्पादन सस्ता हो सकता है, जबकि इन सेक्टर्स के लिए इंपोर्ट होने वाले बने बनाए प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। सीएनबीसी आवाज को मिले एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार इन्वर्टेड ड्यूटी की मौजूदा व्यवस्था में भारी फेरबदल करने की तैयारी में है। इस बार बजट में खास फोकस होगा मैन्युफैक्चरिंग पर। इस सेक्टर की सालों पुरानी मांग इस बार पूरी होने की संभावना है, जिसके तहत कच्चे माल का इंपोर्ट सस्ता होगा और बने बनाए प्रोडक्ट का इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। अभी कई सेक्टर में इसका उल्टा होता है, जिसे तकनीकी तौर पर इन्वर्टेड ड्यूटी कहते हैं। सरकार ने अब मन बना लिया है कि इस इन्वर्टेड ड्यूटी की व्यवस्था में भारी बदलाव लाया जाए। इसके लिए सरकार कच्चे माल के इंपोर्ट पर ड्यूटी घटा सकती है, जबकि बने बनाए प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। इंपोर्ट ड्यूटी के अलावा घरेलू स्तर पर भी ड्यूटी में बदलाव किया जाएगा, ताकि कच्चे माल से तैयार होने वाले प्रोडक्ट पर ड्यूटी कम लगे और वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट से मुकाबला कर सके। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में बदलाव को लेकर वित्त मंत्रालय पर भारी दबाव है। उद्योग मंत्रालय पहले ही इसकी जोरदार वकालत कर चुका है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल भी इसकी सिफारिश कर चुकी है, जबकि टैरिफ कमीशन में भी इस पर चर्चा हो चुकी है। इसका फायदा 9 सेक्टरों को होगा, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग, स्टील, सोलर पावर, रबर इंडस्ट्री, टेलीकॉम इक्विपमेंट इंडस्ट्री शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, जिसकी हिस्सेदारी सरकार जीडीपी में 16% से बढ़ाकर 2025 तक 25% तक करना चाहती है। इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2025 तक 10 करोड़ नए जॉब मिल सकेंगे। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। और एनबीए ने किया आपके चैनल सीएनबीसी आवाज का सम्मान। किन कैटेगरीज में मिले अवार्ड, देखिए इस ब्रेक के बाद। कंज्यूमर्स की आवाज, इन्वेस्टर्स की आवाज, पॉलिसी मेकर्स की आवाज, इंडस्ट्री लीडर्स की आवाज। 10 साल से इन सब की आवाज रहा है बिजनेस न्यूज का लीडर सीएनबीसी आवाज, और इस आवाज को हमेशा बुलंद किया है बिजनेस के साथ साथ पॉलिटिक्स की खबरों पर मजबूत पकड़ रखने वाले सीएनबीसी आवाज संपादक संजय पुगलिया ने। खबरों की परख और फिर सटीक एनालिसिस की काबिलियत के दम पर संजय पुगलिया चुने गए हैं एडिटर इन चीफ ऑफ द ईयर। उन्हें इस सम्मान से नवाजा है ENBA यानी एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड ने। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका गए तो वहां की हलचल को सबसे भरोसेमंद तरीके से संजय पुगलिया ने ही आप तक पहुंचाया। अमेरिका में नमो नमो को मिला है बेस्ट इंटरनेशनल कवरेज का अवार्ड। ये अवार्ड्स दिखाते हैं कि खबर के नाम पर शोरगुल नहीं, बल्कि सम्मान उसे मिलता है जिसके अंदाज में होता है दम और आवाज में भरोसा। अब बात आपके चहेते चैनल सीएनबीसी आवाज के सम्मान की। सीएनबीसी आवाज की बादशाहत हर जगह कायम है। 10 साल से देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल सीएनबीसी आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया और चैनल की बेहतरीन कवरेज को एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड यानी ENBA ने सम्मानित किया है।
CNBC आवाज सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि देश के कंज्यूमर और बिजनेस से जुड़े लोगों की बुलंद आवाज भी है। इसके काम को दर्शक तो सराहते ही हैं, देश के पॉलिसी मेकर्स भी इसके मुरीद हैं और सबके इसी प्यार और भरोसे के बदौलत मीडिया के हर मंच पर CNBC आवाज को सम्मानित किया जाता है। दिल्ली में हुए 7वें ENBA यानी एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड में CNBC आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया को न्यूज टेलीविजन एडिटर इन चीफ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। संजय पुगलिया की अगुवाई में आवाज पिछले 10 वर्षों से बिजनेस न्यूज चैनलों में नंबर 1 बना हुआ है। एडिटर इन चीफ ऑफ द ईयर अवार्ड का चयन ENBA की जूरी ने किया, जिसके चेयरमैन पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी थे। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं कि मेरे पास CNBC आवाज की जो टीम है वो इतनी शानदार है। मैं समझता हूं कि हिंदी के किसी भी न्यूज रूम में ये सर्वश्रेष्ठ टीम है, तो वो खुशकिस्मती है कि ऐसी टीम से मेहनत करा के बहुत सारा अच्छा काम हो जाता है और अवार्ड के लिए हमारे जैसों को बुला लिया जाता है। बिजनेस और आर्थिक मुद्दों को तो CNBC आवाज अपने दर्शकों तक पहुंचाता ही है। इसके अलावा अपने बाकी शो के जरिए CNBC आवाज अपने दर्शकों को सशक्त और इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर भी बनाने में मदद करता है। देश के आर्थिक मुद्दे हों या फिर देश विदेश की खबरें, CNBC आवाज की यूनिक प्रोग्रामिंग सभी मुद्दों को दर्शकों तक बेहतरीन तरीके से पहुंचाता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर हमारा कार्यक्रम द इंडियन इंटरेस्ट इसकी एक मिसाल है। आवाज को अमेरिका में नमो नमो सीरीज के लिए इस बार हिंदी में बेस्ट इंटरनेशनल न्यूज कवरेज के लिए भी अवार्ड मिला है। इस कैटेगरी में देश के जर्नल न्यूज चैनल से आए कई नामांकन को CNBC आवाज ने काफी पीछे छोड़ ये अवार्ड जीता। मुझे लगता है कि पैसा जो है ये जीवन का दूसरा सबसे स्ट्रांग इमोशन है। उससे जुड़ा हुआ जो भी फैसला है, जो फायदे की बात है, हर इंसान की जिंदगी में जो हमारा चैनल देखता है, हमारी एक बहुत सीधी और डायरेक्ट एक्टिव भूमिका है। शायद इसलिए हम लोग उनके लिए बहुत काम के और उपयोगी चैनल हैं। और ये कारण है कि हमारे जो व्यूअर हैं वो एक संतुष्ट दर्शक नहीं है, वो बहुत खुश दर्शक हैं, क्योंकि हमारे चैनल में जो चीजें चलती हैं न्यूज जॉनर में, आमतौर पर हल्ला मचाऊ चैनल जो होते हैं, पॉलिटिक्स, इनकॉन्सिक्वेंशियल पॉलिटिक्स, सेक्स, क्राइम, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, उसके बगैर इतना पर्पसफुल चैनल चलाना जिससे लोगों की खुशहाली बढ़े, ये काम हम आवाज में बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। उसी की ये मान्यता है। नेटवर्क 18 को इस बार 7 अवार्ड मिले हैं। IBN 7 के रिपोर्टर अमित पांडे को बेस्ट स्पॉट रिपोर्टिंग और कंटिन्यूड कवरेज के लिए 2 अवार्ड दिए गए। इसके अलावा बेस्ट ब्रांड इंटीग्रेशन का सम्मान CNN IBN और टाटा टी के कैंपेन को दिया गया है। नेटवर्क 18 के अंग्रेजी चैनल CNN IBN के कर्मा पालजोर को भी बेस्ट ऑन स्पॉट रिपोर्टिंग के लिए अवार्ड दिया गया। साथ ही जनरल इलेक्शन में ये कैंपेन चलाया गया था। बेस्ट वीडियोग्राफर इंग्लिश का अवार्ड दिया गया है नीलकंठ आचार्य और सतीश को। कुल मिलाकर अवार्ड जीतने के मामले में भी नेटवर्क 18 ग्रुप की आवाज बुलंद है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।